फिजिक्स, जेई नीट, एमएचटी सीटी, कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियाई, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं। और एटम्स, मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियाई में न्यूक्लियाई ये भी एक बड़ा टॉपिक है। और अगर हम एनसीईआरटी की बात करें या किसी भी स्टेट बोर्ड की किताब की बात करें तो न्यूक्लियाई में काफी अच्छा सारा कंटेंट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स है। और आज हम न्यूक्लियाई के उसी टॉपिक पर फोकस करने वाले हैं जहां से काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए आज हम न्यूक्लियाई स्टार्ट करते हैं। और मैंने आपके लिए बिल्कुल बेहतरीन पॉइंट्स निकाले हुए हैं। आपको एनसीईआरटी पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं, कोई स्टेट बोर्ड की किताब भी पढ़ने की जरूरत नहीं। आपने सिर्फ ये लेक्चर कर लिया एक बार दो बार, इसमें से नोट्स लिख लिए, आपका न्यूक्लियाई फाइनल हो जाएगा। सारे टाइप के प्रॉब्लम्स एमसीक्यू हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए न्यूक्लियाई को अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियाई में क्या चीज आती है कि एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट जो दिया है वो हमें अच्छे से ध्यान में रखना है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द रेडियस ऑफ द एटम बाय फैक्टर ऑफ 10⁻⁴। क्या कहा है कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो है वो 10⁻⁴ टाइम्स इतने फैक्टर से कम है। किससे? एटम से। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज स्मॉलर देन रेडियस ऑफ एटम बाय 10⁻⁴। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रेडियस ऑफ एटम और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का अगर हम रेशियो लेंगे तो हमें 10⁻⁴ मिलेगा। रेडियस ऑफ एटम और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अगर हम इसका रेशियो लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 10⁻⁴ मिलेगा। इसका मतलब रेडियस ऑफ एटम ये न्यूक्लियस के रेडियस से 10⁻⁴ टाइम्स है। ऐसा इसका मतलब है। रेडियस ऑफ एटम रेडियस ऑफ न्यूक्लियस से 10⁻⁴ टाइम्स है। इसी का मतलब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस रेडियस ऑफ एटम से कितने फैक्टर से कम है? 10⁻⁴ फैक्टर से। जितने फैक्टर से एटम बड़ा है उतने ही फैक्टर से न्यूक्लियस कम है, साइज। तो ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ एटम बाय फैक्टर ऑफ 10⁻⁴। इसका मतलब ऐसा है कि रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ एटम और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस लेंगे तो 10⁻⁴ आएगा। इसका मतलब रेडियस ऑफ एटम आएगा 10⁻⁴ टाइम्स रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। या अगर हम उल्टा लिखे तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टाइम्स रेडियस ऑफ एटम। कितना क्लियर है? ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो है वो एटम के रेडियस से कितने फैक्टर से कम है? 10⁻⁴ फैक्टर से कम है। इसका मतलब है कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टाइम्स रेडियस ऑफ एटम। इतना क्लियर? अब वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अगर लेंगे या वॉल्यूम ऑफ एटम लेंगे तो 4/3 πr³ हो जाएगा वॉल्यूम, बराबर है। इसका मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ एटम अगर हम लेंगे तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अपॉन रेडियस ऑफ एटम हो जाएगा क्यूब। क्या कहा मैंने? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। क्या आपको बात समझ रही है? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो है वो 4/3 πr³ है। और इसका मतलब वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ है। तो इसलिए अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से हम जाएंगे तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ एटम इज इक्वल टू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अपॉन रेडियस ऑफ एटम, ब्रैकेट रेज़ टू 3 हो जाएगा। अब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अपॉन रेडियस ऑफ एटम यहां से ले लो, क्या आ जाएगा? 10⁻⁴। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ एटम हो जाएगा 10⁻⁻12। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻⁻12 वॉल्यूम ऑफ एटम। ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो मैं समझ रहा हूं कि आपको ये बात इतना क्लियर हो गया कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टाइम्स रेडियस ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टाइम्स वॉल्यूम ऑफ एटम। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे सामने अलग अलग कंसेप्ट आएंगे। एटॉमिक मास आएगा, एटॉमिक नंबर आएगा,
मास नंबर आएगा। उसके बाद आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, ये सारी चीजें हमें अभी धीरे धीरे पढ़नी। तो आइए पढ़ते हैं एटॉमिक मास। ऑल एटॉमिक मासेस जनरली एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट। फिर से बता रहा हूं, हम जनरली एसआई यूनिट जो है मास का किलोग्राम लेते हैं, सीजीएस यूनिट हम ग्राम लेते हैं, पर एटॉमिक पार्टिकल जो होते हैं वो जो उनके मासेस होते हैं बहुत बहुत छोटे होते हैं, और इसका मतलब है कि हमें उसके लिए कोई यूनिट ढूंढना पड़ेगा जो स्मॉलर फॉर्म में हो। तो ऐसा जो यूनिट है जिनके लिए हम एटॉमिक मासेस कंसिडर करते हैं वो है एटॉमिक मास यूनिट। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये जो भी एटॉमिक पार्टिकल है, न्यूक्लियर पार्टिकल है, इनके मासेस एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं एटॉमिक मास यूनिट। तो अब वन एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन हमें देखनी है। तो वन एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन क्या है? इट इज द मास ऑफ 1/12 ऑफ द मास ऑफ C12 कार्बन एटम। अच्छे से डेफिनेशन ध्यान में रखना है। वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ द C12 एटम। देखो, वन एटॉमिक मास यूनिट 1/12 ऑफ द मास ऑफ द C12 कार्बन एटम। तो वन एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू कैसे निकालेंगे? दैट इज इक्वल टू, इसका मतलब देखो कार्बन एटम का जो मास है उसका 1/12, तो एक एटम का मास हम लेंगे उसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा वन एटॉमिक मास यूनिट। कार्बन का जो एक एटम है अगर हम उसको उसके मास को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वन एटॉमिक मास यूनिट मिलेगा। तो वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू, अब मास ऑफ वन कार्बन एटम कैसे ध्यान में रखेंगे? मोबाइल नंबर की तरह ध्यान में रख लो, 1992647, 1992647, ये है मास ऑफ सिंगल कार्बन एटम C12 एटम। तो 1.992647 इंटू 10⁻⁻28 kg, उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें वन यूनिफाइड एटॉमिक मास या वन एटॉमिक मास यूनिट मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 1660539 10⁻⁻7, 1660539 10⁻⁻7, ये ध्यान में रखना। तो मोबाइल नंबर की तरफ से आप ध्यान में रख सकते हैं 1992647, 1660539। तो मास ऑफ सिंगल कार्बन एटम 1.992647 इंटू 10⁻⁻28 kg है। इसको जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा वन एटॉमिक मास यूनिट 1.660539 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो यहां तक क्लियर है। तो एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं उनके मासेस हम मेजर करते हैं किसमें? हम मेजर करते हैं एटॉमिक मास यूनिट में, और वन एटॉमिक मास यूनिट होता है 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम। ठीक है, तो यहां तक तो आपको क्लियर है कि वन एटॉमिक मास यूनिट आपको एग्जाम में जब आप यूज करेंगे तो इसको सिर्फ 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg ले लेना है कैलकुलेशन के वक्त। ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ध्यान में रखना है। ठीक है, अब जो एक एनसीईआरटी में लाइन दी है उसकी तरफ हमें फोकस करना पड़ेगा कि एटॉमिक मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स जो होते हैं, जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनके जो एटॉमिक मासेस है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं। एटॉमिक मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स आर क्लोज टू ऑलमोस्ट इंटीजर, किसके इंटीग्रल मल्टीपल? हाइड्रोजन एटम के मास के इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। एटॉमिक मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, ये बहुत अच्छे से आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए। एटॉमिक मासेस ऑफ various elements are close to integral multiple of mass of hydrogen atom. Atomic masses of various elements are close to integral multiple of mass of hydrogen atom. कितना क्लियर है? इसका कुछ एक्सेप्शंस भी है। ऐसा नहीं है कि हर एलिमेंट का जो एटॉमिक मास आया है, ये जो एटॉमिक मास हर एलिमेंट का आया है वो हाइड्रोजन के इंटीग्रल मल्टीपल के बिल्कुल क्लोज होता है, पर उसको कुछ एक्सेप्शंस भी है। कौन सा एक्सेप्शंस है? एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन जो है वो 35.46 एटॉमिक मास यूनिट है। एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम 35.46 यूनिफाइड एटॉमिक मास या एटॉमिक मास यूनिट है।
अगर हमको इसको केजी को करना है कन्वर्ट तो 1.66 इंटू 10⁻27 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या ये इंटेग्रल मल्टीपल है क्या ये इंटेग्रल मल्टीपल है क्या हाइड्रोजन के एटम का? तो नहीं, तो ये एक्सेप्शन है। एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम ये 35.46 इसका आंसर है। तो ये एक्सेप्शन है इस स्टेटमेंट को कि एटॉमिक मास ऑफ वेरियस एलिमेंट्स आर क्लोज टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब यहां पे हम आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35.46 यू यानी एटॉमिक मास यूनिट। अब हम आते हैं बेसिक फंडे जो है एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी एटम जो है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को टुगेदरली हम न्यूक्लियॉन कहते हैं, बराबर है। तो और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। रुदरफोर्ड ने कहा था, प्रूफ भी कर दिया था उसने कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। फिर बोहर्स थ्योरी ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन सर्टेन स्टेशनरी ऑर्बिट फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो वो सारी थ्योरी आप पढ़ चुके हो। अभी फिलहाल हम न्यूक्लियाई पे फोकस करेंगे। एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होंगे वही उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हो जाएगा। और हमें यह भी पता है कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एटॉमिक नंबर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन से बोले या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बोले तो भी चलेगा, पर एटॉमिक नंबर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिफाइन नहीं करते। एटॉमिक नंबर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन से ही डिफाइन करते हैं। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। अब यहां पे जरूरी क्या है कि ये जो एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का, वो उसका आइडेंटिटी है। एटॉमिक नंबर जो है वो किसी भी एलिमेंट का आइडेंटिटी है, वो उसका केमिकल बिहेवियर रिप्रेजेंट करता है। हर एलिमेंट जो होता है उसका केमिकल प्रॉपर्टी उसके एटॉमिक नंबर से फिक्स होता है, और दूसरा उसका जो पीरियोडिक टेबल में प्लेस होगा वो भी एटॉमिक नंबर से डिसाइड होगा। तो यहां पे स्टेटमेंट हमें ध्यान में रखना है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर डिटरमाइंड बाय एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर से ही एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी डिटरमाइन होगी। इसका मतलब एटॉमिक नंबर इज आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट। Atomic number means number of protons in the nucleus, or obviously that is equal to number of electrons. Atomic number हम generally नहीं, हमेशा Z से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। Atomic number is represented by letter Z. Let mp is the mass of proton. एक प्रोटॉन का मास मैं mp मान लेता हूं। मान लो एक प्रोटॉन का मास अगर मैंने mp मान लिया और किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर Z है। Z यानी क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो एक प्रोटॉन का मास mp है और टोटल प्रोटॉन्स कितने हुए? Z। तो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? ZmP हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ वन प्रोटॉन एंड टू नंबर्स। लेट mp इज द मास ऑफ प्रोटॉन एंड Z इज एटॉमिक नंबर ऑफ एटम, देन टोटल मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा? ZmP हो जाएगा। इतना क्लियर है? तो क्या एटॉमिक नंबर आपको समझ में आया? अब चलते हैं मास नंबर की तरफ। अब देखो एटॉमिक नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, पर न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी तो है, बराबर है ना। तो जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की एक साथ गिनती हम कर देंगे न्यूक्लियस में तो उसे हम बोल देंगे उसका मास नंबर। तो आते हैं मास नंबर पे। देखो ध्यान में रखना है, केमिकल प्रॉपर्टी मास नंबर से डिसाइड नहीं होती, सिर्फ एटॉमिक नंबर से डिसाइड होती है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन से। मास नंबर जब हम लेंगे तो इट इज सम टोटल ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देखो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसी को हम बोलते हैं मास नंबर। ध्यान में रखना है। तो मास नंबर हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं लेटर ए से। मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर ए, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और अभी तो हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर जिसे हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए हमें इक्वेशन क्या आता है? एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सो A इज इक्वल टू Z प्लस N। यहाँ पे n मैंने स्मॉल इसलिए लिया है कि न्यूट्रॉन समझे उसको। तो एटॉमिक नंबर जो है वो Z है यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, n मान लेते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो ये हो जाएगा मास नंबर। तो हम अगर हमारे पास मास नंबर हमें पता है,
हमें एटॉमिक नंबर पता है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, a माइनस जेड से निकाल लेंगे। हमारे पास मास नंबर है, हमारे पास एटॉमिक नंबर है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि मास नंबर क्या है, मास नंबर है एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है मास नंबर की डेफिनेशन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब न्यूक्लियस जो होता है, किसी भी एलिमेंट का जो न्यूक्लियस होता है या न्यूक्लियर स्पेसिस या न्यूक्लाइड, एनसीईआरटी में बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है, न्यूक्लियर स्पेसिस या न्यूक्लाइड ऑफ एनी एलिमेंट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स क्या है, ये एक न्यूक्लियर स्पेसिस है, कोई एलिमेंट है। एक्स क्या है, कोई न्यूक्लियर स्पेसिस है, गोल्ड है, सिल्वर है, मर्क्यूरी है, कुछ भी। और उस न्यूक्लियर स्पेसिस का एटॉमिक नंबर बेस में लिखना है और मास नंबर उसके अपेक्स में लिखना है, टॉप में लिखना है, सफिक्स जेड। बात समझ में आई? ये जो न्यूक्लियर स्पेसिस है उसको न्यूक्लाइड भी कहा गया है एनसीईआरटी में। सो न्यूक्लियर स्पेसिस या न्यूक्लाइड ऑफ एनी एलिमेंट इज शोन बाय एक्स। ये एक्स क्या है, न्यूक्लियर स्पेसिस है या न्यूक्लाइड है। इसका एटॉमिक नंबर बेस में लिख दो और मास नंबर यहां पे लिख दो ऊपर, तो ये हो गया न्यूक्लाइड। फॉर एग्जांपल गोल्ड, जिसका एटॉमिक नंबर 79 है, मास नंबर 197 है। ये आपको लर्न करना है। अब हमें एटॉमिक नंबर मिला यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन मिल गए, मास नंबर मिला यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिले। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन अगर करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएगा। तो गोल्ड में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 118 है। ये कैसे मिला, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन से। सो कोई भी न्यूक्लाइड इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब हमें क्या क्या कंसेप्ट क्लियर हो गए, एटॉमिक नंबर क्लियर हो गया, मास नंबर क्लियर हो गया। पहला हमने सबसे पॉइंट क्या देखा कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ रेडियस ऑफ एटम, और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू 10⁻⁻12 वॉल्यूम ऑफ एटम। यहां तक हमने क्लियर कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। अब आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन। आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन। अब हम देखते हैं आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन। अब आइसोटोप क्या है, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एन एटॉमिक नंबर, हर एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी है। अब हर एलिमेंट जो होता है, अगर हम उसके केमिकल कंपोजिशन को अब जब हम देखेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो सारी सेम है, पर हो सकता है कि उस एलिमेंट के कुछ सब स्पेसीज ऐसे हो कि जिनके मासेस डिफरेंट हो। ध्यान में लीजिए मैं क्या बता रहा हूं कि अगर हम मास स्पेक्ट्रोमीटर किसी भी एलिमेंट का, ध्यान देंगे, किसी भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक मास डिसाइड करना है या डिटेक्ट करना है या मेजर करना है तो हमें मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज करना है। किसी भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक मास हमें मेजर करना है तो हम मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज करते हैं। और मास स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से जब हमने किसी भी एलिमेंट के मासेस डिटेक्ट किए या मेजर किए तो हमें इससे ध्यान में आया कि एक ही एलिमेंट के कुछ सब पार्ट ऐसे हैं, सब स्पेसीज ऐसे कि जिनके मासेस डिफरेंट है पर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। अब एलिमेंट तो एक ही है, उनके मासेस भले डिफरेंट हो पर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, इसका मतलब उनका एटॉमिक नंबर सेम है। और ऐसे जो सब स्पेसीज है किसी भी एलिमेंट के जिनके एटॉमिक नंबर सेम है पर मास नंबर डिफरेंट है, ऐसे जो भी सब स्पेसीज है किसी भी सिंगल एलिमेंट के, उनको उस एलिमेंट के आइसोटोप कहा जाता है। बात समझ में आई? व्हाट आर आइसोटोप्स? आइसोटोप्स आर द subspecies of the elements having same atomic number but different mass number। देखो different types of atoms of same element, देखो ध्यान दो, different types of atoms of same element, एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स, एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स का जब हमने मास मेजर किया, किसकी मदद से?
मास स्पेक्ट्रोमीटर से। जब एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम का हमने मास मेजर किया, एक ही एलिमेंट का अलग अलग एटम है, मास स्पेक्ट्रोमीटर से हमने मासेस मेजर करे, तो हमको ऐसा ध्यान में आया कि उनके मासेस अलग अलग है पर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम केमिकल बिहेवियर बट डिफरेंट मासेस, ऐसे जो है उन्हीं को हम बोलते हैं आइसोटोप्स। एटॉमिक स्पेसीज ऑफ सेम एलिमेंट डिफर इन मासेस, एटॉमिक स्पेसीज ऑफ सेम एलिमेंट डिफर इन मासेस, यानी मास नंबर अलग है, उनको बोलेंगे आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स यानी एक ही एलिमेंट के अलग अलग रूप है जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, पर मास नंबर अलग अलग है। आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर, Z सेम है पर उनका A यानी मास नंबर अलग अलग है। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, 3 आइसोटोप्स है। एक बेसिक हाइड्रोजन हो गया H11, ड्यूटेरियम H12 और ट्रिटियम H13। ये 1 क्या है नीचे वाला, ये तो एटॉमिक नंबर है। तो एक ही एलिमेंट है हाइड्रोजन, उन सबका एटॉमिक नंबर सेम है यानी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। तो डिफरेंस कहाँ पे हुआ, मास नंबर में। हाइड्रोजन का मास नंबर 1, ड्यूटेरियम का 2, ट्रिटियम का 3, बराबर। तो मासेस का रेशियो 1:2:3 हो गया। देखो, मासेस अलग अलग है पर एलिमेंट एक ही है। एक ही एलिमेंट का अलग अलग एटम है जिनका एटॉमिक नंबर सेम है पर मासेस अलग अलग है, वो हो गए आइसोटोप। तो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम ये आइसोटोप है हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन के 2 अलग अलग आइसोटोप है ये। अब इसमें अगर हाइड्रोजन का मास हम लेंगे तो 1.0078, ये ध्यान में रखना है। ड्यूटेरियम का 2.0141 एटॉमिक मास यूनिट, U फॉर एटॉमिक मास यूनिट। ट्रिटियम का 3.016 एटॉमिक मास यूनिट। इसका मतलब 1:2:3 ये उनका मास का रेशियो हो गया। अब ये जो ट्रिटियम होता है ना, एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छी लाइन दी है, ट्रिटियम जो होता है ये अनस्टेबल होता है, ये नेचुरली फ्री कहीं भी मिलेगा नहीं, डज नॉट ऑकर इन नेचर फ्रीली, ये लेबोरेटरी में बनाना पड़ता है। ट्रिटियम जो है, ये जो आइसोटोप है, ये नेचुरली ऑकरिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि हाईली अनस्टेबल है, ये लेबोरेटरी में बनाना पड़ता है। और ये जो ट्रिटियम होता है अगर कहीं बन गया तो ये ट्रिटियम एज इट इज रहेगा नहीं, ये इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाएगा स्टेबल एलिमेंट में, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल देके। मैं बताता हूं आपको, देखो ध्यान। आइसोटोप्स हमने देखे, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हो गए। दूसरा, गोल्ड के कितने आइसोटोप है? 32 आइसोटोप्स है, ऐसा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। गोल्ड के 32 आइसोटोप्स है जिनका मास नंबर 173 से 204 है। गोल्ड हैज 32 isotopes from mass number ranging from 173 to 204। गोल्ड का एटॉमिक नंबर वही रहेगा 79, पर मास नंबर अलग अलग रहेंगे, उन्हीं को आइसोटोप्स बोलते हैं। बात समझ में आई? सो आइसोटोप्स को हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए कि एटॉमिक नंबर से मास नंबर अलग। अब आइसोबार क्या है? आइसोबार यानी ऐसे एटम्स, ऐसे न्यूक्लियाई, ऐसे एटम्स नहीं, ऐसे न्यूक्लियाई बोल देंगे हम, ऐसे न्यूक्लियाई कि जिनका मास नंबर सेम है पर एटॉमिक नंबर अलग अलग है। एटॉमिक नंबर अलग अलग, इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बदलेगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाएंगे। ऑल न्यूक्लाइड्स विथ सेम मास नंबर्स आर कॉल्ड एज आइसोबार्स। मास नंबर सेम है पर एटॉमिक नंबर अलग अलग है। क्या एग्जांपल है इसका? एग्जांपल दिया है ट्रिटियम H13 और हेलियम 23, ट्रिटियम H13 एंड हेलियम 23। तो ये हो गया आइसोबार, मास नंबर सेम। देखो ध्यान दो, अगर X Z A और Y Z2 A, इस तरह से हमें न्यूक्लाइड दिया है, एलिमेंट अलग अलग है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है पर मास नंबर सेम है, इसका मतलब ये दोनों आइसोबार्स है। क्लियर? अब मान लो हमारे पास कोई एलिमेंट है X जिसका एटॉमिक मास A है और एटॉमिक नंबर Z है। एक दूसरा एलिमेंट Y लेते हैं जिसका एटॉमिक मास A2 और Z2 ले लेते हैं। X के लिए A1 Z1 लेते हैं।
मान लो दोनों के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, A1 माइनस Z1, इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसके A2 माइनस Z2। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों में सेम है तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोन हो गए। आइसोबार में मास सेम, आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम, और आइसोटोन में न्यूट्रॉन नंबर सेम। न्यूट्रॉन नंबर है ना A माइनस Z सेम। तो देखो यहाँ पे मर्क्यूरी और गोल्ड ऐसा एग्जांपल दिया हुआ है। मर्क्यूरी में 80-198 और गोल्ड में 79-197। ये आपको लर्न करना है। मर्क्यूरी 80-198 और गोल्ड 79-197, दोनों का सब्ट्रैक्शन सेम है। दोनों का सब्ट्रैक्शन सेम है, यानी दोनों के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। तो ये हो गए आइसोटोन। तो अभी हमने कंसेप्ट क्लियर कर लिए, आइसोबार, आइसोटोप एंड आइसोटोन। अब अगले कंसेप्ट पे जाते हैं। अब हमें फिर से उस बात को दोहराना पड़ेगा कि हर एलिमेंट जो होता है उसके अलग अलग आइसोटोप का मिक्सचर होता है। एवरी एलिमेंट इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स, उसके खुद के, बराबर। तो हर एलिमेंट उसके अलग अलग आइसोटोप का मिक्सचर होता है। यानी मान लो कोई X1, कोई हमारे पास एलिमेंट है, उसके 3 आइसोटोप है, 1 2 3। X एक एलिमेंट है, उसके आइसोटोप है 1 2 3। तो X जो है उन तीनों का मिक्सचर है। तो अब जब मिक्सचर है तो हमें यह भी तो सोचना पड़ेगा कि X1 में 1 कितना प्रेजेंट है, 2 कितना प्रेजेंट है, 3 कितना प्रेजेंट है, उनके प्रोपोर्शंस क्या है। प्रोपोर्शन का मतलब यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है रिलेटिव अबंडेंस। हर एलिमेंट जो है, ध्यान दो अच्छे से, मैं इसको आपको अच्छे से समझाता हूं। एक एलिमेंट हमने लिया यहां पर, उसका आइसोटोप X1, ये एलिमेंट X है, इसका आइसोटोप X1 लिया, एक X2 लिया, एक X3 लिया। हर एलिमेंट उसके अलग अलग आइसोटोप का मिक्सचर होता है, ठीक है। अब हमें क्या सोचना है कि ये जो X1 है, X2 है, X3 है, ये तो 100% हम ले लेते हैं। फिर इसके 100% में इसके परसेंटेज कितने, इसके परसेंटेज कितने, इसके परसेंटेज कितने। इसका मतलब ये जो अलग अलग आइसोटोप्स है इनका रिलेटिव अबंडेंस कितना है किसी एलिमेंट में, इसका हमें अभी स्टडी करना है और इसका फॉर्मूला हमें देखना है। हाउ टू फाइंड रिलेटिव अबंडेंस, या फिर हाउ टू फाइंड एवरेज मास ऑफ एन एलिमेंट। ये जो एलिमेंट है विद द हेल्प ऑफ आइसोटोप्स हम कैसे उसका मास मेजर करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या ध्यान में रखना है, रिलेटिव अबंडेंस कितना प्रेजेंट है। ध्यान दो, every element is a mixture of several isotopes. Relative abundance of different isotopes differ from element to element. ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एलिमेंट में रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स 50-50% हो, 30-30% हो, या 40-60 का रेशियो हर एलिमेंट में सेम नहीं होता। हर एलिमेंट में रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स जो होता है, यानी उसके जो आइसोटोप्स होते हैं वो अलग अलग प्रोपोर्शन में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है क्लोरीन, एनसीईआरटी में। क्लोरीन के 2 आइसोटोप है, ध्यान देना, क्लोरीन के 2 आइसोटोप है। तो दोनों आइसोटोप है तो एटॉमिक नंबर तो सेम है, फिर डिफरेंस क्या है, मास में। तो 2 आइसोटोप क्लोरीन के दिए जिनके मासेस है 34.98 एटॉमिक मास यूनिट एंड 36.98 एटॉमिक मास यूनिट। ये क्लोज टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम है। देखो 34.98, 98 एंड ऑलमोस्ट इंटीजर ही हो गया ना, या 1 हो जाएगा ना फिर आगे। तो 34.98 एंड 36.98 ये मासेस दिए हैं 2 आइसोटोप के, ठीक है। अब इनके रिलेटिव अबंडेंसेस भी दे रखे हैं, कितने हैं। जो पहला वाला है 34.98, इसका रिलेटिव अबंडेंस है 75.4%। जो टोटल 100% है उसमें से 75.4% ये वाला आइसोटोप है, और 24.6% ये 36.98 वाला आइसोटोप है। तो इसका मतलब क्या, अभी हमारे पास क्लोरीन एटम है, एलिमेंट है। इस क्लोरीन एलिमेंट के 2 आइसोटोप है, 2 आइसोटोप के मासेस हमें पता है, उनके रिलेटिव अबंडेंसेस हमें पता है। बात समझ में आ रही है। 2 आइसोटोप है जिनके मासेस M1 M2 हमें पता है, जिनके रिलेटिव अबंडेंसेस R1 R2 हमें पता है। इससे हमें क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। क्लोरीन के 2 आइसोटोप है जिनके मासेस M1 M2 है, रिलेटिव अबंडेंसेस R1 R2 मान लेते हैं। तो अगर हमारे पास किसी भी एलिमेंट के सारे आइसोटोप्स पता है, उसके मासेस पता है
और उनके रिलेटिव अबंडेंसेस पता है, तो हम वो जो एलिमेंट क्लोरीन है उसका एवरेज मास निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है जिनके मासेस हमें पता है, एम आइसोटोप्स के मासेस M1 M2 M3, उनके रिलेटिव अबंडेंसेस पता है R1 R2 R3 जो भी है, तो अगर हमारे पास आइसोटोप के मासेस और उनके रिलेटिव अबंडेंसेस है, तो जिस एलिमेंट के वो आइसोटोप है उस एलिमेंट का एवरेज मास हम निकाल सकते हैं। कैसे? तो ये एवरेज मास को हम डिफाइन करते हैं वेटेड एवरेज मास ऑफ आइसोटोप्स, वेट एवरेज मास ऑफ आइसोटोप्स, ऐसा एनसीईआरटी में स्टेटमेंट है। हमें इस स्टेटमेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, फिर भी एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है तो एज ए फॉर्मूला तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए कि एवरेज मास ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू वेट एवरेज मास ऑफ आइसोटोप्स। पर फॉर्मूला क्या है एवरेज मास निकलने का? M1R1 प्लस M2R2 अपॉन 100। अगर दो आइसोटोप है जिनके मासेस M1 M2 है, उनके रिलेटिव अबंडेंसेस R1 R2 है, तो M1R1 प्लस M2R2 अपॉन 100, ऐसा हम एवरेज मास इस फॉर्मूले से निकालेंगे। मान लो तीन आइसोटोप है, M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 अपॉन 100 ले लो, क्योंकि तीनों के मासेस पता है, तीनों के रिलेटिव अबंडेंसेस पता है, तो हमें एवरेज मास ऑफ उस एलिमेंट का निकालते आएगा। अब यहां पे हमारे पास M1 दिया है, यहां पे हमारे पास उसका रिलेटिव अबंडेंस पता है, M2 पता है, मास ऑफ सेकंड आइसोटोप, उसका रिलेटिव अबंडेंस पता है, कैलकुलेशन करके हमें एवरेज मास ऑफ क्लोरीन मिल जाएगा 35.47 एटॉमिक मास यूनिट। तो मैं आशा कर रहा हूं कि आपको ये कंसेप्ट पूरी क्लियर हो गई है कि एवरेज मास ऑफ एलिमेंट कैसे निकाला जाता है। अगर हमारे पास आइसोटोप्स पता है, उनके मासेस पता है, उनके रिलेटिव अबंडेंसेस पता है, तो M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 प्लस M4R4 अपॉन 100 कर लो, तो हमें एवरेज मास उस एलिमेंट का मिल जाएगा। तो इतना क्लियर है आपको? अब न्यूट्रॉन पे आते हैं। देखो यहां पे हमने देखे तीन आइसोटोप हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन के दो आइसोटोप है दूसरे, ये टोटल तीन आइसोटोप एक दूसरे के बोल सकते हैं हम। हाइड्रोजन तो मेन एलिमेंट है, उसके दो आइसोटोप बोल दो, तो H11 H12 H13, तो मासेस हो गए 1s2 2s2 3। एटॉमिक नंबर तो सेम है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, सिर्फ मासेस अलग अलग है। कितने मासेस है? 1.00780, 2.0141, 3.0160, ये इसके मासेस। अब ये जो न्यूट्रॉन है ये डिस्कवर कैसे हुआ, तो हमें ज्यादा इसमें जाना नहीं है, पर एनसीईआरटी के जो मेन लाइन से उस पर हमें ध्यान में रखना है कि न्यूट्रॉन डिस्कवर किसने किया? ये बाबा जेम्स चैडविक। ये जो प्राणी थे हमारे जैसे ही, जेम्स चैडविक, इन्होंने न्यूट्रॉन डिस्कवर करा और बहुत बड़ा उपकार करा है, डिस्कवर करके नोबेल प्राइज भी इनको मिला है। तो जेम्स चैडविक जो है वो क्या कर रहे थे, उनको क्या ऑब्जर्व हुआ? जब उन्होंने बेरिलियम न्यूक्लियाई, ध्यान देंगे, जब उन्होंने बेरिलियम न्यूक्लियाई को अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड किया, जेम्स चैडविक को क्या ध्यान में आया? जब बेरिलियम न्यूक्लियस बम्बार्डेड विथ हेलियम न्यूक्लियाई, बोल दो, अल्फा पार्टिकल तो क्या होता है? हेलियम न्यूक्लियाई होता है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बेरिलियम न्यूक्लियाई बम्बार्डेड विथ हेलियम न्यूक्लियाई, या फिर बेरिलियम न्यूक्लियाई बम्बार्डेड विथ अल्फा पार्टिकल, तो उन्हें कुछ न्यूट्रल रेडिएशंस दिखाई दिए, इमिशन ऑफ न्यूट्रल रेडिएशंस। जेम्स चैडविक को जब उन्होंने बेरिलियम न्यूक्लियाई अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड किए, तो वहां से उनको किसका इमिशन ध्यान में आया? न्यूट्रल रेडिएशंस का इमिशन ध्यान में आया, और इन्हीं न्यूट्रल रेडिएशंस को उसने बोल दिया न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी जाती है जेम्स चैडविक के पास। तो इतना ही एनसीईआरटी में से आपको उठाना है, इतना ही ध्यान में रखना है, बाकी और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जेम्स चैडविक ऑब्जर्व्ड इमिशन ऑफ न्यूट्रल रेडिएशंस व्हेन बेरिलियम न्यूक्लियाई बम्बार्डेड विद अल्फा पार्टिकल, और इन्हीं न्यूट्रल रेडिएशंस को उसने क्या बोल दिया? न्यूट्रॉन्स बोल दिया। और ये जो न्यूट्रॉन्स है उनको पावर है किसी भी एलिमेंट के प्रोटॉन को नॉकआउट करने का, प्रोटॉन निकाल देता है वहां से, ऐसा स्टेटमेंट एनसीईआरटी में, पर उसमें जाने की जरूरत नहीं। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.00727 एटॉमिक मास यूनिट। अगर उसका किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब मास ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालते हैं? मास ऑफ हाइड्रोजन
माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक ही तो प्रोटॉन है और एक ही तो उसका इलेक्ट्रॉन है बाहर। तो अगर टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन एटम हमें पता है, ये टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन एटम हमें पता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन का मास अगर निकाल देंगे तो बचता क्या है, सिर्फ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का मास मिल जाएगा हमें, और ये मिला। हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस का मास, और हाइड्रोजन एटम के इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है, 1 1 1 माइनस 1 0। तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन है, बाहर एक इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन के टोटल मास में से अगर इलेक्ट्रॉन का मास रिमूव कर देंगे तो हमें प्रोटॉन का मास मिल जाएगा। तो ये अच्छे से ध्यान में रखना है। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है वो भी आपको लर्न करना है, 1.00866 या फिर किलोग्राम में 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये आपको नंबर्स बिल्कुल रटने हैं अच्छे से। तो न्यूट्रॉन आपको क्लियर हो गया। मैंने शुरुआत में कहा था कि फ्री न्यूट्रॉन एग्जिस्ट होता ही नहीं, वो अनस्टेबल होता है। फ्री न्यूट्रॉन एग्जिस्ट होता नहीं, न्यूट्रॉन सिर्फ न्यूक्लियस में स्टेबल होता है। न्यूट्रॉन इज स्टेबल ओनली इनसाइड न्यूक्लियस, एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है। न्यूट्रॉन इज स्टेबल ओनली इनसाइड न्यूक्लियस, पर बाहर वो अनस्टेबल होता है। अगर बाहर वो पैदा हो भी गया तो इमीडिएटली उसका कन्वर्शन प्रोटॉन में हो जाएगा। वो क्या करेगा, प्रोटॉन बनाएगा, इलेक्ट्रॉन बनाएगा और एक दूसरा एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल भी रिलीज करेगा। हम इसमें अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी फिलहाल इतना ही ध्यान में रखते हैं। न्यूट्रॉन फ्री एग्जिस्ट नहीं होता, अगर वो हुआ तो अनस्टेबल है। 1000 सेकंड उसका हाफ मीन लाइफ है। ये हम बाद में देखेंगे हाफ मीन लाइफ क्या है, अभी फिलहाल सिर्फ स्टेटमेंट ध्यान में लो। इसका हाफ मीन लाइफ है 1000 सेकंड। ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन देके और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल देके। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ गया है, क्लियर। अब आते हैं दूसरा अगला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। हमारे पास मान लो कि कोई एलिमेंट है, ठीक है, जिसका मास नंबर ए है। अगर किसी एलिमेंट का मास नंबर ए, ध्यान देंगे जरा, किसी एलिमेंट का मास नंबर हमारे पास ए है, तो उस एलिमेंट का जो रेडियस है, ध्यान देंगे, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁻⁴। बिल्कुल अच्छे से ये स्टेटमेंट ध्यान में रखना है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एनी एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ इट्स मास नंबर। a⁻⁴ यानी क्यूब रूट ऑफ मास नंबर, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ इट्स मास नंबर। और इसको हम अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन निकाल दे तो इस तरह से इक्वेशन बना लेंगे। और ये जो r0 है, ये r0 जो होता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। बट 10⁻⁻15 यानी फेम्टो होता है, तो -15 की जगह हम f लिख सकते हैं। तो 1.2 10⁻⁻15 मीटर या 1.2 फेम्टो मीटर, ये कांस्टेंट की वैल्यू है। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ मास नंबर। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ मास नंबर। और हम इक्वेशन इस तरह से बना देंगे। अब दोनों साइड का क्यूब करते हैं, r³ r0 क्यूब और इसका क्यूब का क्यूब 3/3 निकल जाएगा तो a रहेगा। अब वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ होता है 4/3 πr³। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। और r³ जो है वो मास नंबर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो फिर से एक बार स्टेप बाय स्टेप करता हूं, दोनों साइड का क्यूब करते हैं। ये 3 कैंसिल, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, r³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, बराबर है। क्यूब ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है भाई, 4/3 πr³। ये तो कांस्टेंट है, इसका मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ है। और r³ किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, मास नंबर को। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। तो दो अलग अलग न्यूक्लियस लेंगे तो उनके अलग अलग एलिमेंट के मास नंबर अगर a1 a2 होंगे तो उनके वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इस तरह से हम प्रोपोर्शनलिटी दिखा सकते हैं। पहला एलिमेंट का मास नंबर a1 है, दूसरा एलिमेंट का मास नंबर a2 है, तो उनके वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो होते हैं उनका रेशियो
मास के रेशियो के इक्वल टू हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? फिर से समझाता हूं, देखो ध्यान दो। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ मास नंबर यानी a⁻⁴। तो r इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट हम लिख देंगे। ये जो कांस्टेंट है ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.2 फेम्टोमीटर है, यानी 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। अब अगर हम इसको क्यूब करेंगे तो r क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a हो जाएगा, पर r क्यूब जो है उसको वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। तो मान लो पहले एलिमेंट का मास नंबर a1 है, दूसरे एलिमेंट का मास नंबर a2 है, तो दोनों के न्यूक्लियस का वॉल्यूम इस तरह से कंपेयर किया जा सकता है, बराबर है। देखो हम पढ़ते हैं इसको, ये तो क्लियर है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये। अब हम डेंसिटी के बारे में सोचते हैं। अभी हमने क्या देखा कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁻⁴, ये क्लियर। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, ये भी क्लियर। अब आते हैं डेंसिटी की तरफ, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस जो है वो मास नंबर अपॉन वॉल्यूम, सो a अपॉन v, सो रो इज इक्वल टू, या फिर डेंसिटी इज इक्वल टू मास नंबर यानी a और वॉल्यूम ही, बराबर है। अब डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, पर अगर हम नीचे वॉल्यूम का सोचे तो वॉल्यूम तो डायरेक्टली टू मास नंबर है, तो मास नंबर कैंसल। इसका मतलब डेंसिटी जो है वो मास नंबर पे डिपेंड ही नहीं होती। एलिमेंट कोई भी हो, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस सेम होगी, क्यों? क्योंकि वो मास नंबर पे डिपेंड नहीं है। बात समझ में आई? डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास नंबर अपॉन वॉल्यूम, पर वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली टू ये है, तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो डेंसिटी के पास मास नंबर है ही नहीं, तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज कांस्टेंट फॉर ईच एलिमेंट and is equal to 2.3 into 10⁻17 kilogram per meter cube. Density of nucleus is 2.3 into 10⁻17 kilogram per meter cube. इसका मतलब न्यूक्लियस की डेंसिटी की ऑर्डर होती है 10⁻17। ये फॉर्मूले तो हमने भी देख लिए। अब एक कंसेप्ट पढ़ते हैं। मान लो हमारे पास एक न्यूक्लियस है जो रेस्ट में है, जिसका मास नंबर कुछ भी हो, अगर वो रेस्ट में है तो उसका इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा? मास इनटू वेलोसिटी 0। एक न्यूक्लियस है जो रेस्ट में है जिसका मास नंबर 0 है, ठीक है। अब मास नंबर 0 है, सॉरी, एक न्यूक्लियस है जो रेस्ट में है जिसका मोमेंटम 0 है, क्योंकि वो रेस्ट में है तो वेलोसिटी 0 है, मास नंबर 0 नहीं, सॉरी। एक न्यूक्लियस है जो रेस्ट में है इसलिए उसका मोमेंटम 0 हो गया। अब ये न्यूक्लियस ब्रेक हुआ 2 पार्टिकल में, ऐसा मान